नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, इससे पहले अभी आपने जो पढ़ा था वो सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं वो सिंक्रोनस मोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिंक्रोनस मोटर क्या होती है पहले ये समझना पड़ेगा। तो ये एक 3 फेज़ एसी मोटर है। जैसे आपने सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ा था, 3 फेज़ एसी जनरेटर था, लेकिन ये क्या है, 3 फेज़ एसी मोटर। ठीक है। अब अगर ये मोटर है तो एक बात समझ लीजिए कि मोटर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक सप्लाई ले रही होगी और ये कन्वर्ट कर रही होगी उसको मैकेनिकल वर्क में। हर मोटर का यही काम होता है कि वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेती है और उसको आउटपुट किस में देती है, मैकेनिकल एनर्जी में आउटपुट देती है, जैसे कि फ़ैन उसका एग्जांपल होता है। तो सिंक्रोनस मोटर में हम बात करते हैं तो सिंक्रोनस मोटर 3 फेज़ एसी मोटर है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। ये बिल्कुल जनरल पॉइंट है, आप किसी भी मोटर में आप ये लिख सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इससे आपको कम से कम कुछ भी नहीं आता हो तो आपको 1 मार्क्स तो उसमें मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें है कि ये एक्साइटेशन इसमें डबली एक्साइटेड है। देखिए, जितनी भी एसी मोटर होंगी वो एसी करंट ही लेंगी, लेकिन इसमें ये एक ख़ास तरीके की मोटर है, इसमें एसी करंट भी ये लेती है और डीसी करंट भी। देखिए यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई इसकी दिख रही है 3 फेज़ एसी सप्लाई, तो 3 फेज़ इस एसी सप्लाई जो है ये क्या है, एक एसी सप्लाई है और दूसरा एक डीसी सप्लाई है। तो यहाँ पे 2 सप्लाई इसमें दी जा रही हैं, एक 3 फेज़ एसी सप्लाई, दूसरी डीसी सप्लाई, इसीलिए इसको डबली एक्साइटेड मोटर कहते हैं। जिनमें सिर्फ जिन मोटर्स में सिर्फ एक सप्लाई दी जा रही है उनको सिंगली एक्साइटेड मोटर बोलेंगे, लेकिन जिनमें 2 मेल टाइप की सप्लाईज दी जा रही हैं उसको डबली एक्साइटेड मोटर बोलेंगे। तो सिंक्रोनस मोटर जो है वो क्या है, डबली एक्साइटेड मोटर। ठीक है। अब उसके बाद इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। किसी भी मोटर, किसी भी जनरेटर में आप ये 3 कॉमन पॉइंट तो लिख ही सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि वो एसी जनरेटर है कि एसी मोटर है। ठीक है। अगर एसी जनरेटर है तो इसका मतलब एसी एनर्जी जनरेट कर रहा होगा, एसी करंट जनरेट कर रहा होगा। और अगर डीसी जनरेटर है तो वो डीसी करंट जनरेट कर रहा होगा। अगर मोटर है तो डीसी मोटर है तो डीसी सप्लाई लेगा, एसी मोटर है तो एसी सप्लाई लेगा। यही एक खास तरीके की मोटर है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई लेती है, इसीलिए इसको डबली एक्साइटेड मोटर भी कहा जाता है। इसमें हर मोटर में 2 पार्ट होते हैं। कोई भी मोटर है, कोई भी जनरेटर, 2 पार्ट होते हैं उसमें, स्टेटर और रोटर। स्टेटर कौन सा पार्ट होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है। रोटर कौन सा पार्ट होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है। तो यहाँ पे भी 2 पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है, रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है। तो ये जो बाहर का हिस्सा मोटर का ये एक 3 डायमेंशनल होगा, ये आप समझ रहे हैं, ये ऐसे करके ऐसे बाहर होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। ये एक तरफ से आप देख रहे हैं तो ये जो सर्कल है, ये जो बाहर का है, इसको बोलते हैं योक। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, योक, YOKE, योक। फिर उसके बाद ये स्टेटर का हिस्सा है, देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ स्टेटर। तो आउटर पार्ट जो है वो स्टेशनरी पार्ट है, ये स्टेटर है। जो इनर पार्ट है वो एक रोटेटिंग पार्ट है, उसको हम रोटर बोल रहे हैं। तो इनर पार्ट का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी चीज़ें इसमें आती हैं वो सब रोटर होती हैं, और जो रोटेटिंग पार्ट है और जो चीज़ें स्टेशनरी रहती हैं वो सब स्टेटर का पार्ट होती हैं। तो बाहरी हिस्सा स्टेटर है यहाँ पे, और अंदरूनी हिस्सा जो है वो रोटर है। ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मोटर में 3 फेज़ एसी सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे 3 फेज़ एसी सप्लाई, ये देखिए यहाँ पे 3 फेज़ एसी सप्लाई दी है। ठीक है। जनरली हम बैलेंस सप्लाई देते हैं। बैलेंस सप्लाई का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड सेम होगा और फेज़ एंगल में 120 डिग्री का अंतर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये तीनों सप्लाई में हमने 120 डिग्री का वैसे ही अंतर रखा हुआ है। स्पेस डिस्टेंस, स्पेस में भी उसका 120 डिग्री का अंतर और फेज़ में भी 120 डिग्री का अंतर। तो इसमें जो वाइंडिंग होगी इस तरीके से सर्कुलर रूप में पड़ी होगी। तो एक फेज़ की एक वाइंडिंग पड़ी होगी, दूसरे फेज़ की दूसरी वाइंडिंग पड़ी होगी, तीसरे फेज़ की तीसरी वाइंडिंग पड़ी होगी। तो यहाँ पे जो स्टेटर का हिस्सा है वहाँ पे 3 वाइंडिंग पड़ी होंगी। बात समझ में आ रही है आपको। तो 3 वाइंडिंग होंगी, लेकिन किसी पॉइंट पे, क्योंकि 3 फेज़ कनेक्शन में या तो वो स्टार कनेक्टेड होती है या तो वो डेल्टा कनेक्टेड होती है। तो इसका मतलब है या तो एक जगह से कनेक्शन, तीनों वाइंडिंग पड़ी होंगी लेकिन तीनों इंसुलेटेड होंगी। ठीक है। जैसे आपने अपने घरों में वायर्स देखी होंगी, वो प्लास्टिक कोटिंग होती है, तो वो क्या होता है, इंसुलेशन होता है उसके ऊपर। तो तीनों वाइंडिंग इंसुलेटेड होंगी तो एक दूसरे पे करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, लेकिन किसी एक जगह पे ओपन होगी जहाँ पे वो स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन बना रहे होंगे। तो जो स्टेटर है या तो वो स्टार कनेक्टेड होगा या वो डेल्टा कनेक्टेड होगा। अब उसके बाद
रोटर की बात करते हैं। सबसे पहले हमने 3 फेज एसी सप्लाई दे दी इसमें। अब इस जो ये वाइंडिंग यहाँ पे ऐसे ऐसे गोल गोल पड़ी होगी, इस तरीके से ऐसे गुच्छों में पड़ी होगी, तो इसको सिलेंड्रिकल वाइंडिंग कहते हैं। सिलेंड्रिकल वाइंडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई पोल दिख नहीं रहा है हमको, इसलिए इस टाइप की वाइंडिंग को क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। तो स्टेटर में जो वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग है? सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। अब रोटर की बात करते हैं। तो रोटर में हम फिर जब हमने यहाँ पे 3 फेज एसी सप्लाई दी तो यहाँ पे हम डीसी सप्लाई देंगे। तो डीसी सप्लाई जब देंगे तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म करेगा तो उसके पोल्स होंगे। पोल्स का डायरेक्शन कौन तय करेगा? जिस डायरेक्शन में आप करंट फ्लो करा रहे हैं। मान लीजिए करंट का डायरेक्शन आपका ये है, तो फिर नॉर्थ पोल ऊपर होगा और साउथ पोल नीचे होगा। अगर करंट का डायरेक्शन यहाँ से होता तो नॉर्थ पोल यहाँ होता, साउथ पोल ऊपर होता। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बना रहे हैं, डीसी सप्लाई, एक्सटर्नल डीसी सप्लाई यहाँ दे के। तो हमने 2 सप्लाई दी हैं, याद रखिएगा, एक 3 फेज एसी सप्लाई, दूसरी डीसी सप्लाई। तो 3 फेज एसी सप्लाई से क्या होगा? एक फेज़ है वो एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, दूसरा फेज़ दूसरी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तीसरा फेज़ जो है वो तीसरी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। जब तीनों फ्लक्स प्रोड्यूस होंगी तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे एक घूमती हुई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस शब्द का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक घूमती हुई, ऐसे गोल गोल घूमती हुई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उसका जो वो डायरेक्शन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन होगा, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। वो डिपेंड करेगा कि किस सीक्वेंस में आपने फेस को कनेक्ट किया है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट होगी। एक मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट की वजह से आएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह। अब आप ये बात समझिए कि एसी की जो साइकिल होती है, एसी वेव जो होती है, आपने देखा होगा कि एसी वेव इस तरीके से बनती है। तो एक हाफ इसका पॉजिटिव हाफ होता है, फिर उसके बाद एक नेगेटिव हाफ होता है। ठीक है, ये मान लीजिए टाइम है, यहाँ पे करंट या वोल्टेज जो भी आपने माना है इसको। ठीक है, तो हर हाफ में, मतलब हर हाफ में, अब देखिए इंडिया में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? 50 हर्ट्ज़। तो 50 हर्ट्ज़ अगर फ्रीक्वेंसी होती है तो टाइम t इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/50 कितना हो गया? 0.02 सेकेंड। तो हर 0.02 सेकेंड में क्या होता है कि यहाँ पे जो पोल्स हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई पोल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो है ये सेलिएंट पोल है, रोटर जो है वो सेलिएंट पोल रोटर। सेलिएंट पोल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पोल दिख रहे हैं। यहाँ पे सिलेंड्रिकल पोल्स हैं, मतलब पोल दिखेंगे नहीं कहीं आपको, लेकिन ये इमेजिनरी पोल्स यहाँ क्रिएट होंगे। पहले मान लीजिए साउथ यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये साउथ जो है यहाँ पे नॉर्थ फॉर्म किया आपने जब डीसी सप्लाई की, तो ये साउथ इस नॉर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है, ये नॉर्थ इस साउथ की तरफ अट्रैक्टेड। लेकिन ये वाइंडिंग यहाँ से उठ के यहाँ नहीं आ सकती, ये नॉर्थ पोल यहाँ से जाके यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि ये अपनी जगह पे फिक्स हैं। ये इसके जो बीच में जो एक्सिस है यहाँ पे शेफ्ट होगी, और ये अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे गोल गोल घूम सकती है, लेकिन ये इधर जाके चिपक जाए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक्सिस पे फिक्स्ड है। यहाँ पे एक बीच में एक रॉड पड़ी हुई है, ये इस रॉड पे फिक्स्ड है। ये रॉड घूम सकती है, इस तरीके का मूवमेंट, ये गोल गोल इस तरीके का मूवमेंट ये रॉड जो है वो कर सकती है, ऐसे ऐसे ये मूवमेंट कर सकती है। तो ये ऐसे घूम सकता है, लेकिन ये ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता, दाएं नहीं जा सकता, बाएं नहीं जा सकता। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या होगा कि जब ये हाफ साइकिल यानी 0.02 सेकेंड वाली ओवर हो जाएगी तो ये एसी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। एसी का डायरेक्शन जैसे ही रिवर्स होगा तो जहाँ साउथ पोल था वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एकदम से पोल्स चेंज होंगे। जहाँ साउथ पोल था वहाँ नॉर्थ बन जाएगा, जहाँ नॉर्थ था वहाँ साउथ हो जाएगा, जहाँ साउथ था वहाँ नॉर्थ हो जाएगा, जहाँ नॉर्थ था वहाँ साउथ, जहाँ साउथ था वहाँ नॉर्थ, और जहाँ नॉर्थ था वहाँ साउथ। तो जब ये पोल चेंज होंगे, ये पोल चेंज हुआ, ये साउथ इधर से उठ के इधर चला गया, लेकिन ये नॉर्थ इस साउथ की तरफ अट्रैक्टेड था। तो जब ये इधर से इधर गया तो ये जो रोटर, ये पोल्स तो एक इमेजिनरी चीज़ है, लेकिन ये रोटर तो आपका एक्चुअल रोटर है। तो ये रोटर भी इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये साउथ फिर से उठ के ऊपर चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। तो ये फिर से फॉलो करेगा इस तरीके से, फिर से साउथ नेक्स्ट हाफ साइकिल में इधर चला जाएगा। तो ये इस तरीके से फॉलो करता जाएगा, और ये रोटर इस तरीके से घूमता रहेगा। बात ये है कि ये पोल्स जो ऊपर बन रहे हैं ये तो एक इमेजिनरी चीज़ है, लेकिन ये रोटर तो एक रियल चीज़ है।
तो इस रोटर के घूमने से हमें जो है मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट के थ्रू प्राप्त हो जाएगी, और शाफ्ट के थ्रू कोई भी आप फैन या कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये मैकेनिकल एनर्जी इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं स्पीड की। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं ड्रैग एंड चेस का खेल चल रहा है। ड्रैग एंड चेस का मतलब कि रोटर जो स्टेटर का जो पोल्स हैं, ठीक है, स्टेटर द्वारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड से मतलब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 120F/P, यानी 120 इंटू एफ मतलब फ्रीक्वेंसी जो आप स्टेटर पे दे रहे हैं, और पी मतलब नंबर ऑफ पोल्स जितने फॉर्म हो रहे हैं। तो एन एस सिंक्रोनस स्पीड आप किसी भी मोटर की क्या जनरेटर की यही फॉर्मूला होता है। तो सिंक्रोनस जनरेटर है, सिंक्रोनस मोटर में यही फॉर्मूला यूज होता है, एन एस इक्वल टू 120F/P। अब इस मोटर में एक प्रॉब्लम होती है कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, क्योंकि पोल्स इतनी जल्दी बदल रहे होते हैं कि ये जो है रोटर इनर्शिया की वजह से इसको फॉलो नहीं कर पाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए या तो इसको किसी छोटी मोटर से इसके जो शैफ्ट है, ये जो शैफ्ट यहाँ पे होगा उसको हम घुमा देंगे किसी छोटी मोटर लगा के। तो ये जब घूमने लगेगा तो क्या होगा कि इसमें स्पीड आ जाएगी। अब इसकी इनर्शिया रुके होने की नहीं, इसकी इनर्शिया क्या होगी, चलने की हो जाएगी। और जब ये स्पीड पकड़े हुए तब आपने इसको डीसी सप्लाई दे दी। एसी 3 फेज सप्लाई तो आपने पहले से ही दी थी, डीसी सप्लाई उस समय दे दी जब ये स्पीड पकड़े हुए। तो फिर क्या होगा, ये इसी जिस डायरेक्शन में आपने इसको रोटेट किया उसी डायरेक्शन में वो रोटेट होता रहेगा। अगर आपने क्लॉकवाइज किया तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज किया तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर 3 फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है। आंसर बहुत छोटा सा है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये सेल्फ स्टार्टिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इनर्शिया की वजह से जो है हर 0.02 सेकेंड में पोल्स बदल जाते हैं, और पोल्स बदल जाते हैं तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग नॉर्थ और साउथ की नहीं हो पाती है। तो मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं हो पाती है तो साउथ अपना जैसे चेंज कर रहा है तो ये नॉर्थ उसको फॉलो नहीं कर पाता। तो ये इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इसके रुके होने का इनर्शिया है, तो ये रुकी रहेगी और ये बढ़ेगी ही नहीं आगे। तो इसको हम क्या करते हैं, या तो एक इंडक्शन मोटर लगा के यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, या एक छोटी डीसी मोटर लगा के इसके रोटर को स्टार्ट कर दीजिए और गोल गोल घुमा दीजिए। जब ये गोल गोल शैफ्ट की मदद से आपने घुमा दिया इसको, तो क्या होगा कि इसका इनर्शिया फिर मूवमेंट का हो जाएगा। और जब आप फिर डीसी सप्लाई यहाँ देंगे, एसी सप्लाई तो आपने पहले से ही दे रखी है, तो ये उसी को कैच कर लेगा और ये उसी तरीके से घूमने लगेगा। तो ये है 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो एप्लीकेशन इसके कहाँ कहाँ हैं वो समझ लीजिए। तो इसका एप्लीकेशन जो है वो फेज एडवांसर में है, ठीक है, और दूसरा कंप्रेसर्स में, फ़ैन, ब्लोअर्स में, ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ होती है, घरेलू पर्पज़ में नहीं यूज़ होती है, ये इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तीसरा, ये वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेटर की तरह भी यूज़ किया जाता है। कंपनसेटर क्या होता है कि लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जैसे उन्होंने सब स्टेशन से भेजा 240 वोल्ट, लेकिन आपके घर तक आके वो कम हो गया 180 वोल्ट, क्योंकि लाइन में ड्रॉप हो गया। तो लाइन का भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर ये ड्रॉप हो गया तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होगा कि कंपनसेटर लगाना पड़ेगा। तो कंपनसेटर कौन लगेगा, यही सिंक्रोनस मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर में एक खासियत और होती है कि ये अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन और नॉर्मल एक्साइटेशन तीनों पे चल सकती है, ठीक है। ज़्यादातर जो इंडक्शन मोटर होती हैं, इंडक्शन मोटर तो लैगिंग पावर फैक्टर पे ही चलती हैं, लेकिन यही एक मोटर ऐसी होती है जो ये अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड सब तरीक़ों से काम कर सकती है, ठीक है। ये यूनिटी पावर फैक्टर पे भी काम कर सकती है, लैगिंग पावर फैक्टर पे भी काम कर सकती है, लीडिंग पावर फैक्टर पे ही। तो ये इस मोटर की खासियत है। तो हम इससे पावर फैक्टर करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मोटर से, सिंक्रोनस मोटर को ही सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं, और सिंक्रोनस कंडेंसर की हेल्प से हम पावर फैक्टर करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये वीडियो एंड होता है।